नमस्कार। न्यायशाला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। न्यायशाला के पिछले 2 सेशंस में हमने बात करी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट की। दूसरे सेशन में हमने बात करी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि इंडियन पीनल कोड के हिसाब से महिलाओं को क्या लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं, क्या कौन कौन सी आईपीसीज हैं, कौन कौन सी धाराएं हैं आईपीसी की जो कि महिलाओं के हक के बारे में बात करती हैं, महिलाओं को अधिकार दिलाने के बारे में बात करती हैं। आईपीसी में मैं बात करूं तो करीब 6-7 धाराएं हैं जो डेडिकेटेड महिलाओं के लिए हैं, जैसे कि 354 आईपीसी है। उसमें बाद में संशोधन करके उसमें 2-3 और मॉडिफिकेशन किए गए, 354A, 354B, 354C, 354D। 354 मेनली है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी, मतलब उसकी मोडेस्टी को आउटरेज करता है अगर कोई विद क्रिमिनल फोर्स के द्वारा या फिर किसी असॉल्ट करता है उस पर, तो वो 354 उस पर आईपीसी धारा लगती है। वो क्रिमिनल ऑफेंस आईपीसी 354 के तहत होता है। अब 354A जो है वो बात करता है अगर कोई फिजिकल अनवेलकम कॉन्टैक्ट की बात करता है या फिर कोई सेक्सुअल डिमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो वो बात करता है 354A। 354B बात करता है अगर कोई इंसान कोई आदमी किसी महिला को नेकेड होने के लिए मजबूर करता है तो वो 354B के अंतर्गत दोषी होता है। 354C बात करता है कि अगर किसी प्राइवेट एक्ट के दौरान कोई उसको वॉच करता है या उसकी फ़ोटो लेता है तो वो 354C के तहत वो दोषी पाया जाता है, दोषी होता है। 354D स्टॉकिंग की बात करता है, अगर कोई किसी महिला का पीछा करता है। आज इंटरनेट के दौर में अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी महिला की प्रोफाइल चेक करता है, उसको हर समय उसका पीछा करता है, हर समय उसको ये देखता रहता है कि क्या पोस्ट कर रही है, क्या कमेंट कर रही है, तो वो भी एक तरीके की स्टॉकिंग होती है और वो उसको भी 354D के अंतर्गत उसको दोषी बनाया जा सकता है। अब उसके बाद मैं बात करूंगा 326A और 326B। ये दोनों धाराएं पहले 326 थी, लेकिन 326A और 326B अमेंडमेंट के द्वारा ऐड की गई जब रेप सर्वाइवल के साथ साथ जब एसिड सर्वाइवल की बात होने लगी, जब एसिड लोगों महिलाओं पे बहुत ज़्यादा फेंका जाने लगा, महिलाओं पे इस तरीके के क्राइम किए जाने लगे, तो 326A और 326B जो है धाराएं इसमें ऐड करी गई। और ये दोनों धाराएं आईपीसी की उन्हीं एसिड सर्वाइवल के हितों की बात करता है। उसके बाद आता है 375 जो कि व्हाट इज रेप, इसको डिफाइन करता है, रेप क्या है एग्जैक्टली उसको डिफाइन करता है। और 376 ABCDEFG उसके जो पार्ट्स हैं वो डिफाइन करता है कि रेप जो होता है वो किस तरीके का रेप, उसको डिफाइन कौन रेप करता है, सरकारी कर्मचारी कोई रेप करता है तो उसमें क्या लगेगा, गैंग रेप होता है तो क्या होता है, तो वो 376 की जो ABCDEFG है वो डिफाइन करता है 376 आईपीसी। उसके बाद एक और धारा है 509 आईपीसी, जो कि अगर किसी महिला को अपने शब्दों द्वारा, जेस्चर द्वारा या किसी एक्ट द्वारा किसी वुमेन की इंसल्ट करता है तो उस पर आईपीसी 509 के द्वारा उसको दोषी बनाया जा सकता है। अब ये तो रही आईपीसी की बात, जो आईपीसी की धाराएं हैं जो कि एक दोषी को ऊपर लगाई जा सकती हैं, पुलिस के द्वारा एफआईआर करी जा सकती है। लेकिन इसमें सबसे जो अहम बात है मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई महिला पीड़ित महिला है, इन इन जो भी मैंने अभी धाराएं बताई, तो उस महिला को सर्वप्रथम सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि अपने नज़दीकी किसी पुलिस स्टेशन पर जाके उसको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वो उसका वही पुलिस स्टेशन होना चाहिए उसका जहाँ पे क्राइम हुआ है। पुलिस स्टेशन कोई भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे वो जा सकती है, जिसको जीरो एफआईआर कहते हैं। और वहाँ के स्टेशन हाउस ऑफिसर जो इसको एसएचओ कहते हैं, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी महिला के साथ ये क्राइम हुआ है, किसी महिला के साथ ये घटना हुई है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है उसको दर्ज करना जरूरी होता है। अगर कोई पुलिस अधिकारी मना करता है एफआईआर दर्ज करने से,
तो आईपीसी में उसके लिए भी प्रोविजन है 168 ए सी के आईपीसी के तहत उसको भी दोषी बनाया जा सकता है, वो भी दोषी पाया जाएगा अगर वो मना करता है एफआईआर दर्ज करने के लिए। उसके बाद आपके पास क्या प्रोविजन होता है, अगर मान लीजिए स्टेशन हाउस ऑफिसर ने मना कर दिया तो आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकती हैं अपनी तहरीर लेके कि ये मेरे साथ ये अन्याय हुआ है और मेरा एफआईआर नहीं हो रहा है। अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी नहीं सुन रहा है तो आप 156(3) के तहत आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकती है और मजिस्ट्रेट जो है थाने को डायरेक्ट कर सकता है एफआईआर दर्ज करने के लिए, या डायरेक्ट वो एफआईआर भी दर्ज कर सकता है। अब इसमें एक और अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई एसिड सर्वाइवल है या रेप सर्वाइवल है तो नज़दीकी किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल में जा सकती है वो, और ये उस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है, नैतिक और लीगल जिम्मेदारी है कि वो उसका इलाज फ्री में और तुरंत करेगा। अगर वो इलाज करने से मना करता है, कोई भी हॉस्पिटल अगर किसी एसिड सर्वाइवल या रेप सर्वाइवल को इलाज करने से मना करता है तो वो भी दोषी करार दिया जाएगा आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत, और उसका कोई हक नहीं है, उसका कोई अधिकार नहीं है कि वो आपको मना करे। उसका ये प्रथम कर्तव्य है कि अगर कोई भी इस तरीके की महिला आ रही है तो उसका तुरंत इलाज करे, उपचार करे और वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करे। एक और अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी कोई रेप सर्वाइवल होती है तो उसका विद इन 24 आवर्स मेडिकल उसका एग्जामिनेशन होता है, लेकिन वो मेडिकल एग्जामिनेशन अनटिल अनलेस वो महिला अपना कंसेंट उस पर नहीं देती है तब तक उसका मेडिकल एग्जामिनेशन मैंडेटरी नहीं है। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन महिला कंसेंट देती है तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, महिला कंसेंट नहीं देती है तो मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी नहीं है। ये बात मैंने आपको बताई जो कि आईपीसी के तहत जो एक महिलाओं को अधिकार मिला हुआ है, आईपीसी के तहत कौन कौन से धाराएं हैं जिनसे आप अपने लीगल रेमेडीज यूज कर सकती हैं, आपके जो अधिकार हैं वो आप यूज कर सकती हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। आगे के अन्य सेशंस में मैं और भी जो भी महिलाओं के अधिकार हैं उस पर बात करूंगा। जय हिंद।